लगता है, बट जितना खतरनाक सुनने में लगता है उतना ही इजी टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सो बॉस ये टॉपिक एग्जैक्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैंने कराया है विद नोट्स व्हिच यू विल गेट ऑन द व्हाट्सएप चैनल या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और क्लास 11 का पूरा प्लेलिस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रेडी है। सो इफ यू गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन और नीचे नीचे स्क्रॉल करो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 11 और 12 की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे हर चैप्टर डिटेल में कवर है। सो आई होप यू एंजॉय द एंटायर केमिकल इक्विलिब्रियम वीडियो एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर या नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम शुरू करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये वर्ड कभी सुना है या सुना ही नहीं है? तो देखो, पहले तो बेसिक एक चीज समझ लो कि कभी भी चेंज जो होता है, चेंज का मतलब है बदलाव। ये जो चेंजेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज एंड दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? तो बस ये चेंजेस व्हेन आई से दो टाइप के चेंजेस है, उसका मतलब है से फॉर एग्जांपल इफ आई से चेंजेस, अब मैंने क्या बोला बताओ? चेंजेस है दो टाइप्स के। कौन से दो टाइप्स के चेंजेस है? वन इज फिजिकल एंड वन इज केमिकल। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल? तो फिजिकल चेंजेस का मतलब है, फिजिकल चेंजेस का मतलब है जब ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है गैस फेज में और प्रोडक्ट है सॉलिड फेज में। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और उसका फेज चेंज हो रहा है, यानी मान लो गैस का सॉलिड हो रहा है या सॉलिड का लिक्विड हो रहा है या लिक्विड का गैस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। बट व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? तो बॉस केमिकल चेंज का मतलब है, ध्यान से सुनो, केमिकल चेंज का मतलब है कि जैसे आपने इधर एक रिएक्टेंट लिया A या रिएक्टेंट लिया R और उसका कन्वर्जन हो गया प्रोडक्ट P में। अब रिएक्टेंट R कंप्लीटली अलग है और प्रोडक्ट P कंप्लीटली अलग है। इसका मतलब है दोनों जिस चीज से बने हैं वो चीज ही कंप्लीटली अलग है। उसके अंदर जो पूरा कंटेंट था वो पूरा कंटेंट ही बदल गया है, वो है केमिकल चेंज। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया आइस, आइस तो है सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे मैंने ले लिया आइस, आइस है सॉलिड स्टेट में और यहाँ पे उसका बन गया वाटर, वाटर है लिक्विड स्टेट में। अब आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसका सिर्फ फेज बदला है, यानी सॉलिड का हुआ लिक्विड, बट अंदर तो पानी पानी ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो इधर रिएक्टेंट कुछ और है और वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके अंदर जो कोई भी था वो कंटेंट, वो कंपोजिशन सेम नहीं बचा है। सो अंदर का पूरा कंटेंट चेंज हो गया, यानी केमिकल चेंजेस। और अगर उसका सिर्फ फेज चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? तो बस फिजिकल चेंज का मतलब है सॉलिड का लिक्विड होगा, लिक्विड का गैस होगा, गैस का सॉलिड होगा। एंड केमिकल चेंज मतलब उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसके बाद सेम वे होता है रिएक्शंस के साथ। अब बॉस ये जो रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मान लो कि आपने कोई छोटा सा कांड कर दिया, ठीक है, अब गलती छोटी है तब तक आप उसको करेक्ट कर सकते हो, यानी छोटा कांड किया है तो यू कैन करेक्ट दैट कांड, तो वो हो गया रिवर्सिबल कि अच्छा बाबा गलती सही की जा सकती है। बट इरिवर्सिबल का मतलब है इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा कांड किया कि अब वो गलती सही नहीं की जा सकती है। मैम इसको थोड़ा और इलैबोरेट करो। ये देखो, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में और आपका प्रोडक्ट भी जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल, यानी रिएक्टेंट का हो गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। बट इरिवर्सिबल का मतलब है
एक बार ध्यान से सुनो, एक बार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया, एक बार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया, फिर प्रोडक्ट का रिएक्टेंट फिर से नहीं बन सकता। समझ में आया? सो रिवर्सिबल में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, so it can go forward and it can come backward also, but irreversible में क्या होता है, एक बार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, you cannot take it backward। समझ में आया? so देखो रिवर्सिबल का मतलब, हम तो पहले टर्म समझ लेंगे, एक बार हमने टर्म समझ लिए फिर हम उसको टेक्सचुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल एक होता है और एक होता है इररिवर्सिबल। बताओ रिवर्सिबल मैंने क्या बोला? अरे बोलो बोलो, रिवर्सिबल मतलब क्या? रिएक्टेंट का बन सकता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का बन सकता है रिएक्टेंट। आगे पीछे का आगे जाएगा, आगे का पीछे आएगा, आगे पुढे मागे पुढे मागे पुढे, ठीक है। लेकिन इररिवर्सिबल में क्या होगा, एक बार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया, चुकीला माफी नहीं, एक बार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया, अब आप उसको फिर से सही नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम ऐसे एरो से दिखाएंगे, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उल्टा आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। समझ में आया? बैकवर्ड और रिवर्स। सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है फॉरवर्ड, लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रहा है तो बैकवर्ड या रिवर्स। अब देखो इररिवर्सिबल में रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी है वो एक डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, रिएक्शन आगे जा रही है पीछे आ रही है, आगे जा रही है पीछे आ रही है, मतलब रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो एंड रिएक्शन इज कमिंग बैकवर्ड ऑल्सो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझ में आया क्या ये डिफरेंस? यस और नो? सो बेसिकली चेंजेस यानी बदलाव दो टाइप के होते हैं, वन इज अ फिजिकल चेंज, वन इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब है सॉलिड का लिक्विड होगा, लिक्विड का गैस होगा, गैस का सॉलिड होगा। और केमिकल चेंज कि उसके अंदर जो चीजें हैं वही पूरी बदल जाएगी, यानी कॉम्पोजिशन विल चेंज। उसके बाद अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस है दो टाइप्स के, कौन से दो टाइप्स के रिएक्शंस है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनेगा। लेकिन इररिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट का सिर्फ प्रोडक्ट ही बनेगा, फिर वो रिएक्शन उल्टा नहीं आ सकती। जब आप कोई रिएक्शन को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लेके जाते हो, इट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट लेके आते हो, इट इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आया? अब इररिवर्सिबल में सिर्फ रिएक्टेंट इज गोइंग टू प्रोडक्ट, लेकिन रिवर्सिबल में रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट स्टैंड्स फॉर स्पीड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। चलो देखो अभी केमिकल चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शंस। द एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी नोन। मतलब उसमें क्या क्या है वो पता होना चाहिए। पता ही नहीं है कि उसमें रिएक्टेंट क्या है, उसमें प्रोडक्ट क्या है, तो कैसे रिएक्शन होगी। उसके बाद इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक एट रिवर्सिबल, हो गया है वो, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल का मीनिंग तो आप समझ गए,
What do you mean by a reversible reaction? अब ध्यान से सुनो. There are many types of chemical reaction that occur in a single step. ठीक है, अब single step का मतलब है कि सिर्फ reactant to product का conversion होगा. So जब सिर्फ reactant to product का conversion होगा, single direction का मतलब है कि वो reaction सिर्फ और सिर्फ forward direction में जा रही है. सिंगल डायरेक्शन का मतलब है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सो सिर्फ एक ही साइड से ऐसा होगा कि सिर्फ मैं तेरे से प्यार करता हूं और तू मेरे से प्यार नहीं करती, तो वो है इरिवर्सिबल. लेकिन मैं भी करता हूं, तू भी करती है, वो हो गया रिवर्सिबल. और सिर्फ मैं ही करता हूं इरिवर्सिबल, और मैं भी करता हूं, तू भी करती है, रिवर्सिबल. दोनों साइड से होगा तो रिवर्सिबल, एक ही साइड से होगा तो इरिवर्सिबल. सो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हो, यानी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. दीज आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल reactions. They proceed only in a single direction until one of the reactants is exhausted. यानी रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक ही डायरेक्शन में होगी जब तक रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाता. सो व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन? रिएक्शन सिर्फ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक ही डायरेक्शन में होगी, सिंगल स्टेप. इट विल ऑकर ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये रिएक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक ये रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाता. सो इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. उसके बाद अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक एरो से डिनोट करते हैं, एक सिंगल हेडेड एरो. एरो का एक ही हेड होना चाहिए. जैसे इरिवर्सिबल में हम डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, सॉरी रिवर्सिबल में हम डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, बराबर है, ऐसा या ऐसा. लेकिन इरिवर्सिबल में हमारे एरो को एक ही सर रहेगा. सो व्हेन इट इज पॉइंटेड ओनली टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक ही हेड होगा, तो वो हुआ इरिवर्सिबल, और दो सर हुए तो वो हुआ रिवर्सिबल. दोनों साइड से आया तो रिवर्सिबल, एक ही साइड से गया तो इरिवर्सिबल. ठीक है, उसके बाद अब ये तो हुआ इरिवर्सिबल के बारे में. अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल के बारे में. बस रिवर्सिबल का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में होती है. रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन. अब मैम बोथ का मतलब क्या है? तो मैंने बताया था रिवर्सिबल में रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती है और रिएक्शन बैकवर्ड भी आती है. सो रिवर्सिबल में रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल एज इट इज कमिंग बैकवर्ड. इसका मतलब है रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट. उसके बाद इरिवर्सिबल में वी शो अ सिंगल हेडेड एरो, लेकिन रिवर्सिबल में वी शो अ डबल हेडेड एरो. क्लियर है सबको इधर तक? यस. चलो अब एग्जाम्पल देखो, आपको देख के समझना चाहिए. डबल हेडेड एरो है, सो दिस बिकम्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. डबल हेडेड एरो है, इट बिकम्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में. क्योंकि रिवर्सिबल मतलब यहां से बाहर जा रहा है, तो कंटेनर क्लोज होने की वजह से वो फिर से अंदर आएगा. सो रिवर्सिबल यानी मागे पुढे मागे पुढे मागे पुढे होगा क्लोज्ड कंटेनर में. लेकिन अगर आप बात करो इरिवर्सिबल की, किसकी बात करो? इरिवर्सिबल की. तो क्या होगा? इरिवर्सिबल में एक बार, ध्यान से सुनो, एक बार ये मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए तो वो बाहर ही चले जाते हैं. देन यू कैन नॉट टेक इट बैकवर्ड. समझ में आया? सो रिवर्सिबल हमेशा होता है बंद कमरे में, क्लोज्ड कंटेनर, लेकिन इरिवर्सिबल खुलेआम होता है, यानी ओपन कंटेनर में. ठीक है,
चलो डन 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 डन। ओके, अब यही पॉइंट्स मैं तुमको अच्छे से डिफरेंस फॉर्मेट में लिख के देती हूँ, बट 1 मिनट मुझे टेम्परेचर ये करने दो कि मैं इतना चिल्ला के बोलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है तुम लोग बहरे हो, इतना मैं फॉर्म में चिल्ला देती हूँ। आई थिंक ये एसी का भी मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, कोई नहीं। देखो, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। चलो, रेडी हो? रेडी स्टडी पो नाही हो, थांबा हो, पो काय असतं? चलो रेडी। हाँ, अब हम लिखेंगे डिफरेंस। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? इट प्रोसीड्स इन, या तो ऐसे पहला पॉइंट ये रखो, रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, reactants can be converted to product and product can be converted to reactant. And product can be converted to reactant. ठीक है, लेकिन अगर आप इररिवर्सिबल की बात करो तो यहां पे क्या होता है? रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड टू, सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है कहां पे? रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ओनली। समझ में आया क्या? उसके बाद ये जो रिएक्शन है, कौन सी? रिवर्सिबल। ये रिएक्शन आगे भी होती है, पीछे भी होती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतनी ही पीछे आएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। समझ में आया क्या? जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतनी ही रिएक्शन पीछे आएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और यहां पे रिएक्शन प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। कौन सी एक डायरेक्शन? यानी होगी फॉरवर्ड। समझ में आया क्या बॉस? उसके बाद मैंने बोला था कि रिवर्सिबल छुपके से होता है, यानी कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। और यहां पे क्या होगा? इररिवर्सिबल खुलेआम होगी, यानी क्या? कैरीड आउट इन अ ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन कब खत्म होगी? जब कोई रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तब जाके ये रिएक्शन खत्म होगी। कौन सी? इररिवर्सिबल। रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म, लेकिन रिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को आ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को आ रहा है, यानी ये रिएक्शन खुद से कभी खत्म ही नहीं होगी। सो रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे 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 बोलो? reaction never goes to completion. Reaction never goes to completion, यानी रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इररिवर्सिबल में
होता है? जब एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, when the reactant is exhausted, when the reactant is exhausted, reaction undergoes completion. Reaction undergoes completion. समझ में आया क्या बॉस? सो यहां पे क्या हुआ, इरिवर्सिबल में जैसे ही एक रिएक्टेंट खत्म होता है, रिएक्शन भी खत्म, लेकिन रिवर्सिबल में आगे पीछे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट चालू रहता है, चालू रहता है, चालू रहता है, और ये रिएक्शन खुद से कभी खत्म ही नहीं होती. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. आई रिपीट, reactants are converted to product and products are also converted to reactant. Irreversible reactants can be converted to products only. Rate of forward is equal to rate of backward. यहाँ पे reaction proceeds is only one direction. ये होता है चुपके चुपके. Reaction is carried in a closed container. Reaction is carried in a open container. यहाँ पे रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती और इनका मन ही कभी नहीं भरता, और यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाती है जैसे ही एक रिएक्टेंट इज ओवर. डन. टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. अब इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझे कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. What is the meaning of equilibrium? Equilibrium का meaning है rate of forward, यानी forward समझे ना आप, reactant to product. Rate of forward is equal to rate of backward. रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. इसका मतलब है इक्विलिब्रियम. अब ध्यान से देखो, ठीक है. अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. अब मैंने क्या किया ना, एक कंटेनर लिया, ठीक है. उस कंटेनर का मैंने ढक्कन लगा दिया. पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, फिर पढ़ोगे तो बराबर समझ में आएगा. मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर का मैंने ढक्कन लगा दिया, वाह, और नीचे से उसको गरम कर दिया. क्या कर दिया? गरम कर दिया. सो आई टुक अ कंटेनर, कंटेनर का ढक्कन पैक, नीचे से आग लगा दी. अब जैसे ही कंटेनर को पैक कर दिया, कंटेनर में था पानी. कंटेनर में क्या था बॉस? पानी. तो जैसे ही आग लगाना शुरू कर दी, पानी का बनना शुरू हो गया वेपर, यानी वेपराइजेशन शुरू हो गया. जैसे ही मैंने पानी लिया, पानी को आग लगा दी, पानी का बनना शुरू हो गया वेपर. सो वेपराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई. वेपराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई. और अब मुझे बताओ, ढक्कन तो बंद है, ढक्कन तो बंद है, तो वो पार्टिकल्स बाहर भाग रहे हैं, लेकिन ढक्कन बंद है तो वो फिर से अंदर आ रहे हैं. सो पहले हुआ वेपराइजेशन. क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स चले गए वेपर में. अब ढक्कन बंद है तो बेचारे भागेंगे कहाँ? तो वो फिर से नीचे आने लग गए, यानी वेपर का होने लग गया लिक्विड. उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. ये देखो, ये कंटेनर है, ये है ढक्कन, कंटेनर को लगा दी आग, यहां पे है पानी. अब पहले वो पानी कन्वर्ट होना शुरू हुआ वेपर में, यानी हो गया वेपराइजेशन. वेरी गुड. अब ढक्कन बंद होने की वजह से वो वेपर फिर से नीचे आने लग गया, यानी लिक्विड का हुआ वेपर, और फिर वेपर का हुआ फिर से लिक्विड, लिक्विड का हुआ वेपर, और वेपर का फिर से हुआ लिक्विड. यानी पहले हुआ वेपराइजेशन और फिर हुआ कंडेंसेशन. तो अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना वेपर ऊपर जा रहा है उतना ही लिक्विड नीचे आ रहा है. सो रेट ऑफ वेपराइजेशन
इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. सो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना लिक्विड वेपर में जा रहा है उतना ही वेपर वापस लिक्विड में आ रहा है. सो व्हेन आई से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, आप बोलोगे रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. समझ में आया? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, अच्छा ये पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार. When a liquid evaporates in a closed container, the liquid molecules escape from the liquid surface into vapor phase. यानी लिक्विड क्या बनने की कोशिश करते हैं? वेपर. लिक्विड क्या बनने की कोशिश करते हैं? वेपर. उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन. फिर उसके बाद कंटेनर तो क्लोज्ड है, फिर हुआ क्या? They also condense back into the liquid state because the container is closed. मैंने बोला ना लिक्विड बनते हैं वेपर, कंटेनर क्लोज्ड है वो फिर से कंडेंस हो गए. अब क्या होता है? स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन कम. स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा, कंडेंसेशन कम. फिर फाइनल में क्या होता है? कंडेंसेशन ज्यादा, इवेपोरेशन कम. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों जो है वो इक्वल हो जाते हैं. मैंने बोला ना रेट ऑफ वेपराइजेशन is equal to rate of condensation. Eventually the two rates become equal. ठीक है, the two rates become equal. That's it. इतना ही याद रखो तो काफी है. लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, कंटेनर है, कंटेनर क्लोज्ड है, उसको हीट करो, लिक्विड का होगा वेपर, वेपराइजेशन, और फिर वो वेपर कंडेंस बैक होगा, होगा कंडेंसेशन. रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. उसके बाद सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है? देखो, एक ऐसा डब्बा लेना है जो पूरा बंद है, पूरा का पूरा बंद है, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड. इंसुलेटेड का मतलब क्या है? कि ये पूरा का पूरा बंद है. और इसमें ले लो एक छोटा डब्बा. अब ये जो बड़ा डब्बा है, बड़े डब्बे के अंदर डाल दिया छोटा डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर डाल दिया छोटा डब्बा. अब बड़ा डब्बा और छोटा डब्बा के बीच में जो स्पेस है उसमें डाल दो आइस. उसमें क्या डाल दो? आइस क्यूब्स डाल दो. ये देखो, एक है बड़ा डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर डाल दिया छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर डाल दिया छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर डाल दिया छोटा डब्बा, और बड़े और छोटे के बीच में जो स्पेस है उसमें डाल दो आइस, और छोटे डब्बे में डाल दो पानी. छोटे डब्बे में डाल दो पानी. सिंपल है. बड़ा डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर आइस, और अंदर जो छोटा डब्बा है उसके अंदर वाटर. अब क्या होगा वो? और हाँ, इसका टेम्परेचर कितना रखना है? इसका टेम्परेचर रखना है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस. 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या होगा? तो बॉस, अब ये जो पानी है, ये पानी ना, ये पानी जो है अब बाहर उसको बर्फ लग रहा है, ठंडी लग रही है, तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा. यानी पानी का शुरू होना हो जाएगा बर्फ, और ये जो बर्फ है, बर्फ का होना शुरू होगा पानी. सो बर्फ अगर पानी में जा रहा है, बर्फ अगर पानी में जा रहा है तो हो क्या रहा है? बर्फ पानी में जा रहा है तो हो रहा है मेल्टिंग. बर्फ पानी में जा रहा है, बर्फ पानी में जा रहा है तो हो रहा है मेल्टिंग, और वो जो पानी है, पानी को ठंडी लग रही है और पानी का हो रहा है बर्फ. सो रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग. रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम? तो बहुत सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पानी है, पानी के अंदर बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, इसीलिए आइस का बन गया वाटर और वाटर का बन गया आइस.
यानी रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, यानी जो पूरा पैक्ड है उसका टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री दोनों एक ही है। अब ये आइसोलेटेड है यानी पूरा बंद है, यहाँ पे क्या हो गया, आइस का हो गया वाटर यानी रेट ऑफ मेल्टिंग, और जो वाटर था उसका हो गया फ्रीजिंग। सो सॉलिड लिक्विड में रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। चलो, जब मैं बोलूंगी ये वाला लिक्विड वेपर तो तुम बोलोगे वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, फिर मैं बोलूंगी सॉलिड लिक्विड तो तुम बोलोगे रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, फिर हम बोलेंगे सॉलिड वेपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है आयोडीन जो है सॉलिड शेप में, उसको डाल दो फ्लास्क में और फ्लास्क को पैक कर दो कॉटन से। थोड़े टाइम से आपको दिखेगा कि वो जो फ्लास्क है ना उस पे ऐसे 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 गैस के फेजेस दिखने लग गए, और फिर वही गैस के फेजेस फिर से नीचे आते हैं और सॉलिड बन जाते हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस जहां पे सॉलिड का कन्वर्जन सीधा वेपर में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड का कन्वर्जन होता है वेपर में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और फिर वो जो वेपर्स है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अब वो वेपर्स बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वो फिर से आ जाएंगे आपके सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब है सॉलिड गया वेपर में यानी सब्लिमेशन, और वही वेपर फिर से आ गया सॉलिड में यानी कंडेंसेशन। सो यहां पे हुआ रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। चलो बढ़े आगे। ओके, उसके बाद इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस। अब इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। When there is no further change in the concentration of reactant and product, we say that the reaction has attained equilibrium with the rate of forward is equal to rate of backward. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में। हम रिवर्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, हम रिवर्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो हम रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी रिएक्शन जाएगी आगे और वही रिएक्शन आएगी पीछे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको हम बोलेंगे एक रिवर्स रिएक्शन। अब आप कब बोल सकते हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो ये बोलने के लिए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो पहले तो कंडीशन ये हुई कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और फिर उसके बाद दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस इज कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, reactant and product both have same quantity, both have same quantity, quantity यानी concentration, concentration को हम बोलते हैं अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आ रहा है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आ रहा है रिएक्टेंट में। इसके वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो अमाउंट है, दोनों की जो क्वांटिटी है, वो दोनों की क्वांटिटी सेम है। सो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस। जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही रिएक्शन पीछे आ रही है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2 इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस।
अब लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां तक सबको समझ में आया? वेरी गुड. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. एंड व्हेन कैन यू से दैट द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम? जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ हैव सेम क्वांटिटी. अब यहां पे देखो, when there is no further change in concentration of reactant and product, concentration मतलब quantity, amount, when there is no change in amount of reactant and product, we say that the reactant has attained equilibrium and the rate of forward and reverse reaction should be the same. अब law of mass action देखो क्या है. law of mass action बोलता है A और B reactant है, मान लो इनका कन्वर्जन हो गया प्रोडक्ट में. A और B रिएक्टेंट है और मान लो इनका कन्वर्जन हो गया प्रोडक्ट में. अब A और B रिएक्टेंट है, इनका कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में. अब तुम इसका रेट कैसे लिखोगे? सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये साइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दो रिएक्टेंट है ना, ये जो रिएक्टेंट है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो. ये दो रिएक्टेंट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई करना मतलब उनका प्रोडक्ट लेना. उनकी क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेना. जैसे x और y है, गिव z. इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट कौन है आपके? x और y. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और x इंटू वाई करो, मल्टीप्लाई किया मतलब उनका प्रोडक्ट लिया. क्या लिया? उनका प्रोडक्ट लिया. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो कांस्टेंट ले लो k या kc. क्लियर है? कांस्टेंट क्या ले लो? k या kc. अब यहां तक समझ में आया होगा तो गिव मी अ येस और नो गाइस. यहां तक समझ में आया होगा तो गिव मी अ येस और नो इन द चैट सेक्शन. जल्दी देखो. अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन states that at any instant मतलब कोई भी पॉइंट पे the rate of reaction यानी रिएक्शन का स्पीड, at any instant the rate of reaction is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? is directly proportional to product of, product मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन. is directly proportional to product of, product मतलब मल्टीप्लीकेशन. किसका प्रोडक्ट? is directly proportional to product of concentration यानी क्वांटिटी, product of concentration of reactants. ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. देखो हमने क्या किया, ये रिएक्शन है, इसका रेट ले लिया, इसको डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल कर दिया? तो ये जो रिएक्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ले लिया. ये दो रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ले लिया. सो रट्टा मत मारो. देखो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट यानी कोई भी पॉइंट पे द रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to product यानी multiplication. किसका multiplication लिया? reactant का. product of concentration of reactant. ठीक है, चलो यहां पे चाहिए तो मैं फिर से लिख के देती हूं. law of mass action बहुत इंपॉर्टेंट है. law of mass action states that the rate of reaction at any instant is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट
is directly proportional to, अरे बोलो बोलो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मल्टीप्लाई किया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। एग्जाम्पल, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट P, फिर हम रेट को कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी। डन? ओके। उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? और अब हम, अरे यहाँ पे तो स्टेटमेंट ही आ गया, द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो रेट ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम करने वाले हैं एक डेरिवेशन। क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन। तुम लोगों को चाहिए तो तब तक ये लिख लो, गिव मी अ वाटर ब्रेक, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, मुझे खुद 3 बार तुम्हारे लिए रिपीट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। चलो बढ़े आगे। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। अब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं? अब आपको ना इतना सही वाला ट्रिक बताऊंगी। ये देखो, ये है A प्लस बी और ये देता है C प्लस डी। अब मुझे यार एक बात बताओ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इज दिस अ रिवर्सिबल रिएक्शन और इज दिस अ इरिवर्सिबल रिएक्शन? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस रिवर्सिबल और इज दिस इरिवर्सिबल? तो बस डबल हेडेड एरो दिख रहा है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब ऐसे जा रही है और बैकवर्ड मतलब ऐसे आ रही है। अब अगर मेरे को फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना रहेगा तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखूंगी? तो रेट नीचे लिख दूंगी फॉरवर्ड। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो मैंने सिखाया था ना, रिएक्टेंट्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर रिएक्टेंट कौन है? एक है A और एक है B, बराबर है। सो मैंने क्या किया? रेट ले लिया, रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, रेट को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। किससे? A और B रिएक्टेंट से। अब इसको मैं एक और चीज के लिए लिख सकती हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, कोई तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने कांस्टेंट ले लिया K। यहां पे फॉरवर्ड है इसीलिए आ गया F और यहां पे आएगा A इंटू बी, यहां पे आएगा A इंटू बी। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर यही रिएक्शन मैं बैकवर्ड लिखना चाहूं तो क्या होगा? यही रिएक्शन अगर मैं बैकवर्ड लिखना चाहूं तो मेरे को C और D लिखना पड़ेगा, तो उसको मैं लिखूंगी C इंटू डी, उसको मैं लिखूंगी C इंटू डी। क्यों? फॉरवर्ड रहा तो A और B ले लिया, बैकवर्ड रहा तो C और D ले लिया। फिर कैसे होगा बताओ? रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट ले लूंगी, KB ले लो या बैकवर्ड बोल लो या रिवर्स बोल लो, KR हो गया, ये हो गया C इंटू डी। समझ में आया? सो मैंने कुछ नहीं किया, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी मैंने A इंटू बी लिख दिया, कांस्टेंट ले लिया KF। बैकवर्ड मैं लिख दूंगी C इंटू डी, बैकवर्ड C इंटू डी और कांस्टेंट ले लिया KR। अब ये कैसा होगा? देखो, KF जो है, KF क्या है? KF है A इंटू बी, KF क्या है? A इंटू बी, और KR क्या है?
अरे यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आ गया, हाँ के आर क्या है C इंटू डी, मतलब के आर का क्या है C इंटू डी। सो सिंपल, रेट ऑफ फॉरवर्ड A इंटू बी कॉन्स्टेंट के एफ, रेट ऑफ बैकवर्ड C इंटू डी कॉन्स्टेंट के आर। डन डन डन, वेरी गुड। अब ये जो R है ना के आर, वो बोलता है मैं अकेला बैठे बैठे बोर हो गया, करना है कुछ काम, तो KF के नीचे ला लो KR को, KF के नीचे ला लो KR को, और अब क्या क्या बचा C इंटू डी, और ये A और B नीचे आ गया, ये A और B नीचे आ गया, समझ में आया। और अब KF अपॉन KR को हम क्या बोलेंगे, तो KF अपॉन KR को हम न्यू कांस्टेंट बोलेंगे KC, KF अपॉन KR को हम न्यू कांस्टेंट बोलेंगे KC। सो व्हाट इज योर KC, C इंटू डी अपॉन A इंटू B, समझ में आया, ये हो गया आपका KC। सिंपल है। सो अपन ने कुछ नहीं किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब A इंटू बी, बैकवर्ड मतलब C इंटू डी, फॉरवर्ड का कांस्टेंट KF, बैकवर्ड का कांस्टेंट KR, फिर KF A इंटू बी इज इक्वल टू KR C इंटू डी। तो KF के ऊपर ला लो KR को, KF के ऊपर ला लो KR को, KF है KF के ऊपर मतलब सॉरी नीचे, KF है KF के नीचे ला लो KR को, KF के नीचे ला लो KR को, फिर क्या क्या बचा C इंटू डी, A और B को ले लो नीचे। अब KF अपॉन KR को हम बोलेंगे KC। KC is what? KC is your equilibrium constant. KC is your equilibrium constant. समझ में आया क्या बॉस? KC is your equilibrium constant. चलो बढ़े आगे। ओके, एक और एग्जाम्पल दे ही देती हूँ, इसका मन नहीं मान रहा, ठीक है। देखो, अब x प्लस वाई होगा और इधर होगा a प्लस बी। अब इसका आप KC, अब मैं सीधा आपको एंड वाला स्टेप दिखाऊंगी कि KC कैसे लिखना है, उसी के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगी। अब इसका KC लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, ये जो एंड में जो आता है ना प्रोडक्ट, इसको ऊपर लिखो A इंटू बी, ये जो एंड में आता है इसको ऊपर लिखो A इंटू बी, और नीचे आपको लिखना है x इंटू वाई। समझ में आया? सो आपको ये प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट नीचे लिखना है। ये हो गया KC। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, तुम टेंशन काहे लेते हो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो KC इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा, सो y इंटू जेड अपॉन Q इंटू R। अब सबको लिखने आएगा KC। देखो कितना सिंपल है रे, कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। फिर अब क्या ले बताओ, अब हम सीधा रिएक्शन ही लेते हैं। अब एक बार A और B वाला देखती हूँ कितना याद है तुमको। अब A, B और C प्लस D होगा। अब रट्टा नहीं मारने का, आंसर खाली देने का। ये देखो KC। अब प्रोडक्ट क्या है, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, खत्म बात। उसके बीच में बस प्लस नहीं लिखने का, नहीं तो गया मार्क। अब देखो, अब ये रिएक्शन का हम कैसे लिखेंगे, अभी तो लिखा KC इज इक्वल टू, हाँ देखो C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। लेकिन बाबू भैया पिक्चर में एक ट्विस्ट है, ये C इंटू डी के सामने, ये C के सामने छोटा c दिख रहा है, ये छोटा c लिखो पावर में, यहां पे D छोटा दिख रहा है, ये छोटा d लिख दो इसके पावर में, फिर A इंटू बी है, फिर अब ये जो छोटा a है ये लिख दो इसके पावर में, और ये जो छोटा b है वो लिख दो b के पावर में। सो C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, और ये छोटा c इसके पावर में, छोटा d इसके पावर में,
छोटा a इसके पावर में, छोटा b इसके पावर में। डन। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये रिएक्शन का हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, बाय द वे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब देखो Kc इज इक्वल टू, कौन कौन है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट, कौन है? NH3, NH3 आपका प्रोडक्ट है अपॉन NH3 प्रोडक्ट हो गया। अब इधर कौन कौन आएगा? N2 और H2, N2 और H2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो NH3 है इसके सामने क्या है? 2, तो ये 2 जाएगा पावर में। इसके सामने 2 है तो 2 जाएगा पावर में। N2 के सामने कुछ है? नहीं, तो कुछ नहीं जाएगा। H2 के सामने क्या है? 3, तो ये 3 चला जाएगा पावर में। H2 के सामने 3 है तो 3 चला जाएगा पावर में। सो NH3 2 है, पावर में चला गया। N2 एज इट इज H2 है, 3 है सामने यूनिट्स, तो पावर में चले गए। डन। उसके बाद अब एक दो और एग्जांपल्स लेती हूँ, रुको इसके। मान लो ऐसा हो गया, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस ट्वाइस H2O। अब इसका तुम कैसा लिखेगा? कैसा? Kc इज इक्वल टू क्या क्या है बताओ? CO2 और फिर इधर आएगा CO2 के साथ और कौन है? H2O। तो CO2 के साथ आ गया H2O अपॉन CO2 के साथ आ गया H2O अपॉन इधर आ गया CH4 और इधर आ गया O2। अब देखो CO2 एज इट इज, अब H2O के सामने 2 है, H2O के सामने 2 है, वो 2 जाएगा पावर में। CH4 के सामने कोई नहीं है, पावर में कुछ नहीं आएगा। O2 के सामने 2 है तो 2 जाएगा पावर में। डन डन डन, वेरी गुड। उसके बाद अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। देखो A B गिव्स C और ये रहा D। अब आपको कुछ इंच डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। वहां पे हम Kc लिख रहे थे, यहां पे हम लिखेंगे प्रेशर। प्रेशर म्हणजे काय? प्रेशर म्हणजे P आणि Kc म्हणजे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp म्हणजे तेच बट सिर्फ प्रेशर के फॉर्म में। अब Kp इज इक्वल टू, देखो मैम ने क्या बोला, सब सिंपल है, सब सिंपल है तो सब सिंपल है, सब सेम है तो सब सेम है। वेरी गुड, इधर भी वैसा ही करने का। C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, सगळं सेम। आता एकच फरक आहे, ये C ऊपर, ये D ऊपर, ये A छोटा A ऊपर, छोटा B भी ऊपर। समझ में आया? ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। व्हाट इज डिफरेंट? नथिंग इज डिफरेंट, बस यहां पे Kp आ गया। अब व्हाट इज डिफरेंस? देयर इज वन मोर डिफरेंस। ये सब के सामने अब आपको लिखना है बड़ा P। सब सेम है, देखो ये D है, D ही रहेगा, बस उसके सामने लिखना है बड़ा P। देखो A ही रहेगा, बस उसके सामने लिखना है बड़ा P। B ही रहेगा, बस उसके सामने लिखना है बड़ा P। समझ में आया क्या? मैम एक और एग्जाम्पल दो। आहो नक्कीच, लाजू नको ग पारू, लाजू नको। हे बघ पारू, हे बघ। मैम ही पारू कोण आहे? मलाही नाही माहिती। देखो Kp इज इक्वल टू, कैसा सिखाया? सब कुछ सेम है। Q प्रोडक्ट ऊपर इंटू R अपॉन X इंटू Y, रिएक्टेंट नीचे।
डिफरेंस क्या है, ये छोटा q पावर में, छोटा r पावर में, छोटा x पावर में, छोटा y पावर में, व्हाट इज द डिफरेंस? ये बस डिफरेंस इतना है कि इधर आएगा बड़ा P, जब प्रेशर के फॉर्मेट में आएगा तो ऊपर आएगा बड़ा P। जमया कि नहीं बॉस? चलो आगे बढ़े। ओके, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट क्या? हाँ, वेरी गुड। अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से सुनो, देखो मगर प्यार से, ये देखो, व्हाट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अरे हो बोला हो, वेरी गुड। अब मान लो PA ले लिया तो NBA हो जाएगा। अरे हो कि नहीं? अब ये जो PA है, PA को मैंने उधर ही लिख दिया, NART। अब ये जो V है, ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये घुसेगा डिवीजन में और ये चला जाएगा NA के नीचे, तो ये हो गया PA इज इक्वल टू NA अपॉन V और RT। अब ध्यान से सुनो, ये जो NA है, ये जो NA अपॉन V है, इसको अपन बोलेंगे A, इसको अपन बोलेंगे A। तो ये हुआ कैसे? तो PA इज इक्वल टू ये NA अपॉन V हो गया A और RT बचा एज इट इज, सो PA इज इक्वल टू ART। तो मैंने कुछ नहीं किया, आइडियल गैस इक्वेशन लिख दिया, PV इज इक्वल टू nRT। अब NA के नीचे चला गया V, अब NA अपॉन V को हम बोलेंगे A, तो वो हुआ PA इज इक्वल टू ART। फिर हमने लिख दिया PB, PB इज इक्वल टू ये हो गया BRT। अगर मैंने बोल दिया PC तो ये हो गया CRT, और अगर मैंने बोल दिया PD तो ये हो गया DRT। समझ में आया क्या? सो वेरी सिंपल, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम को नीचे शिफ्ट करो, Na बाई V को हम बोलेंगे A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, फिर PB B इंटू RT, PC C इंटू RT, PD D इंटू RT। समझ में आया क्या बॉस? वेरी गुड। चलो अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ये तुमको समझ में आया, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशनशिप बिटवीन, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं एंड में बताऊंगी। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, Kp एंड Kc, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन। क्या रहा? इक्वेशन। अब प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने क्या बोला तुमको, तुम लिखोगे Kp, प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो तुम लिखोगे Kp। फिर सब कुछ सेम है, देखो C इंटू D अपॉन A इंटू B। अब इसका छोटा C सर पे, इसका छोटा D सर पे, इसका छोटा A सर पे, इसका छोटा B सर पे। लेकिन एक और डिफरेंस मैंने बोला था कि प्रेशर में सब जगह आ जाएगा कैपिटल P, प्रेशर में सब जगह आ जाएगा कैपिटल P, याद है? वेरी गुड। अब Kp इज इक्वल टू, यहां पे है PC और रेज टू C, लेकिन ये PC का वैल्यू कितना है रे? तो PC का वैल्यू हमने अब भी निकाला CRT, ये देखो PC का वैल्यू हमने अब भी निकाला CRT, तो उसको हम लिखेंगे CRT बराबर है, और इसके सर पे छोटा c है ना, तो इधर भी छोटा c, इधर भी छोटा c। उसके बाद PD है, D का वैल्यू कितना है, PD का वैल्यू कितना है, PD का वैल्यू कितना है, DRT, PD का वैल्यू कितना है, DRT। तो यहां पे लिख दो DRT।
अब ऊपर छोटा डी है तो छोटा डी गया पावर में। अब आता है पीए, पीए कितना है रे, ए आर टी, पीए है ए आर टी, तो इधर लिख दो ए और आर टी, सर पे छोटा ए। फिर आता है पीबी, पीबी का क्या वैल्यू था रे, बी आर टी, पीबी का वैल्यू था बी आर टी, तो यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया आर टी, छोटा बी छोटा बी। समझ में आया? सो स्टेप 1 मैंने कुछ भी नहीं किया, केपी लिख दिया, सी इंटू डी और ए इंटू बी। जो कोएफिशिएंट था ये तो जा रहा था पावर में, और प्रेशर है इसलिए सब जगह पिप 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 पी आ गया। अब पी सी का वैल्यू तुमको पता है, पी बी का पता है, पी एक का पता है, पी बी का पता है, बराबर है, वेरी गुड। अब Kp इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ना, ये RT वाले सारे टर्म्स एक साइड ले लेंगे और CD AB वाले सारे एक साइड। सो अगर RT वाले टर्म्स एक साइड लेने हो तो ये C रेज टू C और D रेज टू D हो जाएगा, और नीचे A रेज टू A और इधर हो जाएगा B रेज टू B। सो ये सारे टर्म्स एक साइड ले लिए और RT वाले टर्म्स एक साइड ले लिए, तो ये हो जाएगा RT, और देखो अब इधर भी RT है इधर भी RT है, दोनों RT है तो एक ही RT लिखो, ये RT का C ये RT का D, तो ये हो जाएगा C प्लस D। नीचे भी इधर भी RT इधर भी RT, तो लिख दो RT, फिर इसका है A इसका है B, ये हो जाएगा A प्लस बी। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या किया मैंने बताओ, क्या किया मैंने, जल्दी बताओ। कि स्टेप 1 में मैंने उनका पीसी पीडी वो सब कुछ लिख लिया। क्या लिख लिया? पीसी पीडी पीए पीबी, ए पावर में, छोटा बी पावर में, छोटा सी पावर में, छोटा डी पावर में। फिर पीसी की वैल्यू लिख दी, कैसे लिखी वो बताए, सी रेज टू सी आर टी, फिर डी रेज टू डी आर टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है ना, ये देखो, ये जो पूरा टर्म तुमको दिख रहा है, सी रेज टू सी, डी रेज टू डी, ए रेज टू ए, बी रेज टू बी, इसको हम बोलेंगे केसी, इसको हम बोलेंगे केसी। तो केपी इज इक्वल टू, ये हो गया केसी। अब ये दो आरटी है तो मैं ले रही हूं एक ही आरटी, ये पूरा टर्म सी रेज टू सी, डी रेज टू डी, ए रेज टू ए, बी रेज टू बी हो गया केसी आरटी। अब देखो ये सी प्लस डी है, बराबर है, और ये ए प्लस बी है। जब ये ऊपर आएगा ये हो जाएगा माइनस, मतलब बीच में माइनस साइन आ जाएगी। सो सी प्लस डी, और ये a प्लस बी को ऊपर ले लेंगे तो बीच में आ गई माइनस साइन। अब ये c प्लस डी माइनस a प्लस बी को हम बोलते हैं डेल्टा n। क्या बोलते हैं? डेल्टा n। सो kp इज इक्वल टू kc इंटू आर टी, पावर में गया डेल्टा n, पावर में गया डेल्टा n। तो कुछ नहीं किया, यहां तक समझा। फिर इसका ही pc का वैल्यू हमने लिख दिया। क्या था pc का वैल्यू? सी आर टी, बस यहाँ पे पावर में c था तो c और c आ गया। फिर pd का वैल्यू था डी आर टी, d था तो dd आ गया। pa का वैल्यू था a आर टी, तो हमने उसको क्या लिख दिया? अब a पावर में rt में a। फिर pb का वैल्यू था b आर टी, b था तो पावर में bb। फिर सारे rt के टर्म्स एक साइड और ये cd वाले टर्म्स एक साइड। अब c रेज टू c, d रेज टू d, a रेज टू a, b रेज टू b, ये हो गया kc। अब ये c प्लस d है और नीचे a प्लस b है, वो a प्लस b जब ऊपर जाएगा वो बन जाएगा माइनस। सो c प्लस d माइनस a प्लस b हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा n। जमिया बॉस? चलो उसके बाद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनियस?
तो बस देखो इक्विलिब्रियम को तो आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड सेम, मागे पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे पुढे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? बस जीनियस है वो, मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है। होमोजीनियस का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है वो रहेगा सेम, सेम फेज, यानी सारे के सारे या तो गैस में होंगे या सारे के सारे लिक्विड में होंगे या सारे के सारे सॉलिड में होंगे। सो व्हेन द फेज इज सेम वी कॉल इट एज अ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन माझ्या बाळांनो, जर त्यांचा फेज डिफरेंट असेल, जैसे इधर है गैस और गैस लेकिन इधर है सॉलिड, तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया डिफरेंट फेज में, तो वो हो गया आपका हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो होमोजीनियस सेम फेज, हेटेरोजीनियस डिफरेंट फेज। सेम फेज में होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होमोजीनियस, अलग फेज में होगा हेटेरोजीनियस। डन बॉस, वेरी गुड। अब उसके बाद हाँ, एक और चीज यहां पे, अब अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो तुम कैसे लिखोगे? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर आएगा, कौन है तुम्हारा प्रोडक्ट? ये C2H5OH, प्रोडक्ट आ गया ऊपर और रिएक्टेंट आना चाहिए नीचे, C2H5OH और लिक्विड। लेकिन माझ्या बाळांनो, मैं रिएक्टेंट अभी नहीं लिख रही। तुम बोलोगे मैम प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे, जैसे C2H5OH और फिर आएगा रिएक्टेंट नीचे C2H5OH और यहां पे आएगा लिक्विड। अब तुम बोलोगे मैम आपने लिखना तो ऐसा चाहिए, बट आप तो सिर्फ इतना ही लिख रहे हो, आप तो सिर्फ इतना ही लिख रहे हो, ऐसे क्यों आप पूछोगे। फिर मैं बोलूंगी कि जो लिक्विड स्टेट में है उनको हम यहां पे नहीं लिखेंगे। सो C2H5OH लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिखूंगी और फाइनल फॉर्मूला में मैं सिर्फ लिखूंगी Kc इज इक्वल टू C2H5OH और गैस। मैं नीचे का रिएक्टेंट लिखना चाहिए बट मैं लिख नहीं रही हूं, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फेज में है। डन, चलो बढ़े आगे। अब यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, मान लो H2 है, I2 है, गिव्स 2HI, ऐसा है इधर, और इधर होगा N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तुमको एक सीक्रेट बताऊं मैं, सीक्रेट, ठीक है बाद में बताऊंगी, जाने दो, बाद में। अब इसका Kc हम कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे? अरे कैसे, ऐसे कैसे? प्रोडक्ट ऊपर आएगा HI और यहाँ पे ये 2 है, जाएगा पावर में, नीचे आएगा H2, कुछ नहीं है तो पावर में कुछ नहीं, फिर आएगा I2, कुछ नहीं है तो पावर में कुछ नहीं। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो Kc इज इक्वल टू NH3, प्रोडक्ट ऊपर, इधर 2 है तो पावर में जाएगा 2, नीचे N2, H2, 3 है तो पावर में जाएगा 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, ध्यान से देखो, Kc इज इक्वल टू HI। अब यूनिट निकालना है ना, तो तुम लिखोगे, यूनिट लिखना है ना, तो यहां पे तुम लिखोगे मोल पर dm क्यूब। HI के जगह लिखोगे मोल पर dm क्यूब और यहां पे लिखोगे 2। ऊपर 2 क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी तो 2 है। अब H2 के जगह भी तुम लिखोगे मोल पर dm क्यूब और ये I2 के जगह भी तुम लिखोगे मोल पर dm क्यूब। पावर में कुछ नहीं है तो तुम कुछ नहीं लिखोगे, पावर में कुछ नहीं है तो तुम कुछ नहीं लिखोगे। समझ में आया क्या हुआ?
अब मुझे बताओ HI के जगह लिख दिया मोल पर डीएम क्यूब और पावर में 2, H2 के जगह मोल पर डीएम क्यूब, पावर कुछ नहीं है, मोल पर डीएम क्यूब, पावर कुछ नहीं। अब ये मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब पावर में चले जाएगा 2, तो ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब और नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब। ये देखो इसके भी पावर में 2 आ गया और ये मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, इसके भी पावर में 2 आ गया, यानी ये कैंसल होके आएगा 1। तो हम लिखेंगे Kc has no unit, Kc has no unit। कैसे क्या नो यूनिट बताओ, क्योंकि ये मोल पर डीएम क्यूब है और ये मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, यानी हो गया मोल पर डीएम क्यूब रेज टू 2, कैंसल कैंसल नो यूनिट। अब इसका देखो Kc इज इक्वल टू NH3 के ऊपर 2 है तो मोल पर डीएम क्यूब और इधर आ गया 2 अपॉन N2 के जगह आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और कुछ नहीं आएगा, और H2 के जगह आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और ऊपर आएगा 3, बराबर है। सो मोल पर डीएम क्यूब पावर में 2 है तो 2, फिर उसके बाद इधर तो कुछ नहीं है तो मोल पर डीएम क्यूब, इधर मोल पर डीएम क्यूब पावर में 3 है तो 3। अब कैसा हो गया, Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब पावर में हुआ 2 अपॉन ये 3 और इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, कितना हुआ 4, तो ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब और पावर में गया 4। 4 कैसे आया समझा तुमको, ये 3 और इसके ऊपर कुछ नहीं यानी 1, 4। अब क्या होगा, Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ये 4 ऊपर गया तो वो हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ -2, तो मोल पर डीएम क्यूब और इधर आ गया -2। कैसे निकाला मैंने -2 समझा तुमको, ऊपर 2 था नीचे 4 था तो वो ऊपर गया 2 माइनस 4 -2, समझा। सो सिंपल है, ये 4 ऊपर गया तो 2 माइनस 4 यानी हुआ -2। एक और एग्जाम्पल लू क्या, रुको जरा सबर करो, बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे अपन। ये देखो मान लो CH4 है 2O2 है गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2O। अब इसका यूनिट तुम कैसे लिखोगे बताओ, अरे बताओ बताओ। Kc इज इक्वल टू CO2 H2O और पावर में गया 2, यस और नो, नीचे CH4 और इधर O2 पावर में गया 2, वेरी गुड। अब लिख दो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये देखो Kc इज इक्वल टू CO2 के जगह आएगा मोल पर डीएम क्यूब और इधर आएगा मोल पर डीएम क्यूब और पावर में जाएगा 2 अपॉन CH4 के जगह आएगा मोल पर डीएम क्यूब, O2 के जगह आएगा मोल पर डीएम क्यूब पावर में 2। यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब देखो इसका 2 + 1 3 हुआ और इसका भी 2 + 1 3 हुआ, तो दोनों का तो वही हुआ ना, मोल पर डीएम क्यूब 2 + 1 3, मोल पर डीएम क्यूब 2 + 1 3, तो ऊपर भी उतने ही नीचे भी उतने ही, यानी Kc हैज नो यूनिट। समझ में आया क्या बॉस, गिव मी अ यस और नो। क्लियर है सबको इधर तक, चलो बढ़े आगे। ओके अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हेन कैन वी से दैट द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपका जो Kc आएगा ना उसको कोई लेना देना नहीं है कि अच्छा रिएक्शन स्टार्टिंग में कैसी थी एंड में कैसी थी, कोई लेना देना नहीं है। Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग।
उसके बाद Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस, टेम्परेचर बदलेगा तो ये भी बदलेगा। उसके बाद इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन। बस इतना ही याद रखो, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हायर वैल्यू ऑफ Kc और Kp मींस मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सो इसका मतलब है आपका Kc हो या Kp हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। बस 4 पॉइंट याद रखो, इट इज सफिशिएंट। देखो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनिशियल और फाइनल से कोई लेना देना नहीं है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट हैज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। और जितना ज्यादा Kc या Kp उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट। आगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको क्यों पता होना चाहिए? तो बॉस ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमको बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ। क्योंकि मैंने अभी तो बोला कि जितना ज्यादा Kc या Kp उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और दूसरा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी Kc Kp का वैल्यू ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बना, Kc Kp का वैल्यू कम होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा है। सो इफ यू नो द Kc और Kp इज मोर, यू विल से कि मोर प्रोडक्ट, you will say more product, and if you say Kc or Kp is less, you will say more reactant। ठीक है, सो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है यानी रिएक्शन बैकवर्ड। सो इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इफ Kc Kp is more, product is more and reaction will move forward. If Kc Kp is less यानी reactant is more and reaction will move backward। उसके बाद अब ये देखो, अब ये Qc और Kc एकदम सेम है। Qc को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट और Kc को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ नहीं है, बस 3 पॉइंट है, बेसिक समझने की कोशिश करो। Qc इज रिएक्शन कोशेंट, Qc is called as your reaction quotient, Qc is called as your reaction quotient and Kc is called as your equilibrium constant। अब if Kc is greater than Qc, the reaction will proceed from left to right। left to right का मतलब है forward towards the product, forward यानी towards the product। ठीक है, if Kc is greater than Qc तो इसका मतलब है reaction will move forward। उसके बाद अगर Kc और Qc इक्वल है इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। एंड इफ Qc इज ग्रेटर देन Kc इसका मतलब है रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट टू राइट? यहाँ पे रिएक्शन कैसे जा रही है? लेफ्ट टू राइट, सॉरी, और यहाँ पे रिएक्शन जा रही है राइट टू लेफ्ट यानी बैकवर्ड, यानी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इफ Kc इज ग्रेटर रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। इफ दोनों इक्वल है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर Qc ज्यादा है तो रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड। समझ में आया? सो बस कुछ नहीं, इतना ही याद रखो, Kc इज ग्रेटर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, Qc इज ग्रेटर रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, दैट्स इट। उसके बाद अब Kf को हम बोलते हैं कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने पहले देखा था ना, और Kr को बोलते हैं कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब देखो आपका Kc क्या है? आपका Kc होता है Kf अपॉन Kr। इसका मतलब जितना ज्यादा Kf उतना ज्यादा Kc, जितना ज्यादा Kc उतना कम Kr, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो Kc और Kf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर Kf ज्यादा है तो Kc will also be very large, Kf ज्यादा है तो Kc will be very large। और यहाँ पे अगर Kf और Kr इक्वल है तो Kf and Kr have comparable values और दोनों नियरली 1 आता है, Kf अपॉन Kr इज नियरली 1। उसके बाद रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, Kf ज्यादा है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्शन खत्म होगी। मैंने बताया था ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन अंडरगोस कंप्लीशन। लेकिन अगर Kf और Kr इक्वल है यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन विल नेवर अंडरगो कंप्लीशन, रिएक्शन विल नेवर अंडरगो
कंप्लीशन, ठीक है, रिएक्शन नेवर अंडरगोज कंप्लीशन। उसके बाद इफ KF इज मच लार्जर देन KC, यानी ये वाला इफ KF इज मच लार्जर देन KC देन द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। मैंने बताया था ना, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी। और कंपेरेबल वैल्यूज है तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती रहेगी, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सो KF इज इक्वल टू KR, मतलब ये हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन और वो हुई आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद अब आता है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल या ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो ये प्रिंसिपल का सीधा बोलना है कि कोई भी सिस्टम, ध्यान से सुनो, कोई भी सिस्टम लॉ ऑफ मास एक्शन और ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कोई भी सिस्टम बस तभी स्टेबल होगी जब एनी सिस्टम विल बी स्टेबल ओनली व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल होगी जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। इसका मतलब है कि आपको उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करनी है। सो एनी सिस्टम विल ओनली बी स्टेबल when it is at equilibrium। तो अब आपको वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करनी है, यानी दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करनी है। अब मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये रोज स्पोर्ट्स भी खेलता है और ये रोज पढ़ाई भी करता है, रोज स्पोर्ट्स भी खेलता है, रोज पढ़ाई भी करता है। अब क्या हो गया ना, उसको स्पोर्ट्स में मान लो 100 में से 60 मार्क्स आ गए और स्टडीज में 100 में से 50 मार्क्स आ गए। स्टडीज में 100 में से 50 आए, स्टडीज में 100 में से 50 आए और स्पोर्ट्स में 100 में से 60 आए। इसका मतलब क्या है, क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है? क्या उसकी पढ़ाई और क्या उसके स्पोर्ट्स इक्विलिब्रियम पे है? इज द पढ़ाई एंड इज द स्पोर्ट्स एट इक्विलिब्रियम? नो, पढ़ाई और स्पोर्ट्स इक्विलिब्रियम पे नहीं है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो अब अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो क्या होगा? तो अब उसको पता है मेरे को 10 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 10 नंबर यहाँ पे कम है, तो वो ना अभी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा। क्यों वो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा? क्योंकि उसको पता है इधर 60 है और इधर 50 है, बराबर है। अगर 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 मुझे दोनों तरफ इक्वल मार्क्स आए, 50-50 आए, या तो मान लो इधर भी 60 है उधर भी 60 है, अगर मुझे दोनों साइड इक्वल मार्क्स आए तो मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा और इक्विलिब्रियम पे मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल, एक बच्चा है जो रोज 2.5 आवर स्पोर्ट्स खेलता है और 2 घंटा पढ़ाई करता है। अब क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर वो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहा है स्पोर्ट्स में। सो इसका मतलब इज इट एट इक्विलिब्रियम? नो, ही इज नॉट गिविंग इक्वल टाइम। तो अब वो क्या करेगा, ये जो 30 मिनट्स है ऊपर के, इधर 15 मिनट रखेगा और इधर 15 मिनट रखेगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। सो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कि जब कभी भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना हो, जैसे अब इधर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना हो, वो सिस्टम क्या करेगी? वो सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाएगी जिससे वो दोनों इक्वल हो पाए। सो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इफ अ सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो वो सिस्टम क्या करेगी? ऐसे डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी सो दैट कि वो इक्वल हो जाए। अब इसका एक और एग्जाम्पल देती हूं, देखो मान लो कि इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। इधर रिएक्टेंट के है 80 यूनिट्स और इधर रिएक्टेंट के है 20 यूनिट्स। अब क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे है? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे है? नहीं, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो ये रिएक्शन ना आगे के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, 80 के कुछ यूनिट्स यहाँ पे ट्रांसफर करना शुरू करेगी ताकि दोनों 50-50 हो जाए। सो इन दिस केस रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
क्यों? क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड आई तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सो इन दिस केस क्या होगा, ये 80 यूनिट्स बहुत ज्यादा है और 20 यूनिट्स बहुत कम है, इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। सो रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आए, और अगर वो इक्विलिब्रियम पे आएगी तो वो स्टेबल होगी। सो ले चैटरलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल होगी जब वो इक्विलिब्रियम पे हो, और इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो क्या करेगी, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है जिससे कि वो इक्वल हो जाए। अब मान लो अगर ऐसा होगा, वाइस वर्सा होगा, मान लो इधर हो गए 80 यूनिट्स और रिएक्टेंट के हो गए 20 यूनिट्स। अब इन दिस केस रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, इन दिस केस रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो उसको ये एनर्जी यहां से कम करना है और दोनों को इक्वल करना है ताकि वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आए, और इक्विलिब्रियम ज्यादा स्टेबल होता है। अब ले चैटरलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It states that when a system at equilibrium is subjected to change in any of the factors determining the equilibrium। अब क्या होगा, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, when a system is subjected, देखो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ए और बी, अब उस सिस्टम में मैंने कर दिया एक बदलाव, उस सिस्टम में मैंने कर दिया एक बदलाव, and the system is subjected to change, वो सिस्टम में मैंने कर दिया बदलाव। अब क्या होगा, जिसके वजह से बदलाव हुआ है यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। सिस्टम बोल रही है हमारा तो सही चालू था, हम दोनों इक्वल थे, लेकिन अब कर दिया है मैंने बदलाव, और उस बदलाव के वजह से क्या हुआ, सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक बदलाव हो गया, तो सिस्टम क्या करेगी, उसका इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, अब क्या करेगी, वो क्या करेगी, कुछ ऐसी चीजें करेगी जिससे कि वो उस बदलाव को कम कर पाए, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर पे एक पेट है, घर पे सब खुश है, तुम्हारी उस पेट में बहुत जान है, पेट की तुम्हारे में बहुत जान है, दोनों इक्विलिब्रियम पे, बट मान लो कुछ हो गया और पेट चला गया। अब क्या हो गया, अब तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि अब तुम उससे प्यार करते थे बट अब वो तो नहीं रहा ना तुमसे प्यार करने में, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बची नहीं। पेट घर में था, तुम पेट से प्यार कर रहे थे, पेट तुमसे प्यार कर रहा था, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे थी, अब पेट तो मर गया, अब सिर्फ तुम उससे प्यार कर रहे हो, वो तुमको प्यार कर ही नहीं पा रहा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब तुम क्या करोगे, तुमको पेट की इतनी याद आएगी कि तुम हो जाओगे अनस्टेबल। अब तुम अनस्टेबल हो गए तो क्या हुआ, अब तुम क्या करोगे, तुम ये जो बदलाव हुआ है तुम्हारी जिंदगी में उसको कम करने की कोशिश करोगे। तुम इतने दुखी हो कि तुम उसके याद में एक नया बेबी लेके आते हो, नया कुत्ता लेके आते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि यार वो तो चला गया, लेकिन अब वो जो मेरे को वो दुख देके गया है, वो दुख शायद ये नया कुत्ता कम कर पाए, सो इट विल मिनिमाइज द चेंज। वैसे ही इधर यही होता है कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे अब कुछ बदलाव हो जाता है, सो दैट वो सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे ये जो बदलाव हुआ है हम उस बदलाव को कम कर पाए। जैसे हमारा कुत्ता मर गया तो क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो मैं लेकर आ गई एक नया कुत्ता, सो दैट हमारा ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है या ये जो हमको दुख हुआ है वो थोड़ा चेंज वो कम हो जाए। इट विल मिनिमाइज द चेंज। नाउ रीड द स्टेटमेंट। It states that when a system is at equilibrium, is subjected to change, ये सिस्टम में कोई तो बदलाव हो गया, इक्विलिब्रियम में बदलाव हो गया, in any of the factors determining the equilibrium condition, system will respond in such a way, हम कैसे respond करेंगे, system will respond in such a way as to minimize the effect of change, यानी हम नया कुत्ता लेके आ गए ताकि जो बदलाव हो वो हमको ज्यादा फील ना हो, it will minimize the change।
So it states that when a system is at equilibrium and is subjected to change, system में कोई भी फर्क हो जिसकी वजह से वो equilibrium पे थी, हम क्यों खुश थे? क्योंकि कुत्ता था, कुत्ता हमसे प्यार कर रहा था, हम कुत्ते से प्यार कर रहे थे, so इसके वजह से हम equilibrium पे थे. It states that when a system is at equilibrium और उसमें कोई बदलाव हो गया and it is subjected to change in any of the factors determining the equilibrium, तो क्या होगा? System will respond in a such a way. System कैसे respond करेगी? System will respond in such a way so as to minimize the effect of change. हमको ज्यादा बदलाव फील ना हो इसलिए हम नए कुत्ते को लेके आए. So system will respond in such a way so as to minimize the effect of change. बढ़े आगे, चलो उसके बाद अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. पहला फैक्टर है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है. अब मुझे बताओ, इन दिस केस N2 + 3H2 gives twice NH3. इधर 3 यूनिट्स है, इधर 1 है, यानी इधर है टोटल 4 यूनिट्स और इधर है टोटल 2 यूनिट्स. ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे अभी तो नहीं है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे अभी तो नहीं है. अब क्या होगा? यहाँ पे 4 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 यूनिट्स है और मान लो यहाँ पे मैंने H2 के और यूनिट्स ऐड कर दिया, मान लो ये ऑलरेडी 4 है, इसके मैंने कर दिए 10. अब इज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम? नो. तो अब इक्वल आने के लिए वो क्या करेगी? वो आगे के डायरेक्शन में बढ़ेगी ताकि ये 10 यूनिट्स खर्चा हो जाए, मतलब कुछ यूनिट्स यहां चले जाए ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए. सो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, मान लो एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यहाँ पे 10 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 ही यूनिट्स है, तो अब वो सिस्टम क्या करेगी? अब वो जाएगी आगे के डायरेक्शन में ताकि ये 10 यूनिट्स खर्चा हो जाए और वो दोनों इक्वल बन जाए. देखो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू ले चैटरलियर्स प्रिंसिपल द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2. अगर H2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इक्विलिब्रियम यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ठीक है. यहां से यहां क्यों जाएगा? ताकि वो जो H2 है वो यूज हो जाए, खर्चा हो जाए, सो दैट द एडेड N2 और H2 इज कंज्यूम्ड. जो N2 ऐड किया हो एक्स्ट्रा या H2 वो पूरी तरीके से खर्चा हो जाए, खत्म हो जाए और ये 10 का 2 हो जाए, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए, 12 हो जाएंगे ना. 10 + 2 इज हाउ मच? 10 + 2 इज 12. तो ये दोनों या तो 6 हो जाए या तो ये 2 हो जाए. सो हमने क्या किया? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी बट यहाँ पे 10 यूनिट्स थे, यहाँ पे 2, तो अब रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना शुरू किया ताकि दोनों जगह इक्वल यूनिट्स हो, और दोनों जगह इक्वल यूनिट्स हो गए तो रिएक्शन विल बिकम मच मोर स्टेबल. क्यों मच मोर स्टेबल? क्योंकि ले चैटरलियर प्रिंसिपल ने बोला है जब दोनों इक्विलिब्रियम पे हो, जब दोनों इक्वल हो तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. समझ गया? चलो उसके बाद अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे. अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT. अगर आप वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करो तो N/V = RT. अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी. सो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे. जैसे एक एग्जांपल देती हूं, मान लो 4A + 2B gives 3C. अब बताओ 4 + 2 6 और यहाँ पे 3. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 6, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 3. यस और नो? अब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? ये डायरेक्शन में, ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोल्स है ना. सो दोनों इक्वल हो जाए और ताकि वो इक्वल हुए तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पे आ जाए. ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब हम आते हैं अगले इफेक्ट पर, विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब इन दिस केस देखो PCl5 का कन्वर्जन हो रहा है PCl3 और Cl2 में. फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी PCl5 टू PCl3 की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. कैसी है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब वो जा रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है. लेकिन जब रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रही है तो वो एंडोथर्मिक है.
समझ में आया? सो इफ रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इट इज एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज कर रही है, और अगर वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रही है तो वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब करना और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज करना। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी आप हीट दे रहे हो, सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हीट इट मींस इट इज एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड। आई रिपीट, PCl5 to PCl3 फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी इट इज रिलीजिंग हीट, PCl3 to PCl5 उल्टी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक यानी इट इज एब्सॉर्बिंग हीट। अब इस रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर दोगे यानी यू आर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक कहां से कहां जा रही है? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। सो दिस रिएक्शन विल शो अ रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, सो इट विल शो अ रिवर्स डायरेक्शन। समझ में आ गया? एंड देन वी कम टू द लास्ट वन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, कैटलिस्ट का और इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, बट एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इक्विलिब्रियम में वो खुद ही आ जाएगी। सो कैटलिस्ट का और इक्विलिब्रियम का कोई रिलेशन नहीं है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आई थिंक यू शुड रीड दिस। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था इंपॉर्टेंट है। हेबर्स प्रोसेस मतलब क्या? N2 में 3H2 डालना और अमोनिया प्रोड्यूस करना। ये कमर्शियल मेथड है टू प्रिपेयर अमोनिया, इट इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया। उन्होंने बस बताया है ये कैसे होता है। डाइनाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस डाल दो, टेम्परेचर की कंडीशन रखो 450 डिग्री सेल्सियस, अनरिएक्टेड गैसेस जो है वो फिर से यूज होते हैं, बट जो रिएक्ट करते हैं वो मिलके लिक्विड अमोनिया दे देते हैं। सो डाइनाइट्रोजन में हाइड्रोजन डाल दो, टेम्परेचर 450 डिग्री, जिन्होंने रिएक्ट किया वो अमोनिया बनाते हैं, जो रिएक्ट नहीं किया वो फिर से रिएक्शन के साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकल्ड। उसके बाद अभी हेबर्स प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या रोल है? सो हेबर्स प्रोसेस यानी क्या बनता है? हेबर्स प्रोसेस यानी अमोनिया बनता है, अपन ने देखा। सो अमोनिया बनने की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इट विल रिलीज हीट। इसीलिए अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट यानी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एट लो टेम्परेचर हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल। टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन कम होगी। जैसे गैस अगर आपने कम किया तो चाय जल्दी नहीं बनेगी, गैस बढ़ा दिया तो चाय जल्दी बनेगी। उसके बाद एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन ऑकर्स रैपिडली, गैस बढ़ा दिया तो चाय फटाक से बन जाएगी, ऊपर आएगी। हेंस द ऑप्टिमम टेम्परेचर हैज टू बी यूज्ड। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अबाउट 773 केल्विन। अब आप बोलोगे मैम इधर तो आपने कितना बोल दिया था 450 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने क्या किया है 273 प्लस 450, समझ में आया? 3 फिर 7 प्लस 5 डन। यस और नो? अरे यस और नो? चलो बढ़े आगे। उसके बाद ठीक है, बट आप फिर भी ये चीज याद रखना, इन्होंने जो टेम्परेचर दिया है दैट इज द अप्रोक्स टेम्परेचर इन बोथ द केसेस। ओके, उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर डालने पे क्या होगा? द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड इन इफ हाई प्रेशर इज एडेड। सो अगर प्रेशर ज्यादा दिया तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। सो मोर द प्रोडक्ट मोर द प्रेशर, मोर द प्रोडक्ट मोर द प्रेशर। एट हाई प्रेशर कैटलिस्ट बिकम्स इनएफिशिएंट। वैसे भी कैटलिस्ट का कोई यूज ही नहीं है ये सब में, ठीक है। और ऑप्टिमम प्रेशर कितना रखना चाहिए? 250 atm। उसके बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन कि इस चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। सो आर यू रेडी? सबसे पहला लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने पीछे ही लिखवाया है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली एट एनी instant is directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ, किसको प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। याद आया कि नहीं गजनी मेरे, A प्लस बी गिव्स P, तो रेट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। पीछे मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ये इधर वो PV इज इक्वल टू nRT वाला लिख दो, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT वाला लिख दो। उसके बाद डिराइव द मैथमेटिकल वैल्यू फॉर Kp, सब कुछ तो सेम है, Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। अब क्या करोगे, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, प्रेशर है तो पिप्पी पिप्पी पिप्पी, समझा क्या। उसके बाद राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc, अब Kc हम कैसे लिखेंगे बताओ, पहले वाले का SO3 और पावर में जाएगा 2, SO3 पावर में जाएगा 2 और नीचे आएगा SO2, फेज लिख दो इधर, गैस SO2, इधर भी पावर में जाएगा 2 और O2, पावर में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि O2 को कुछ है ही नहीं। अब सेकंड वाला तुम लिख के बताओगे। सो प्रोडक्ट ऊपर, कोएफिशिएंट पावर में SO2 और ये जो ऊपर है 2, ये पावर में चला गया और O2। अब N2O4 का तुम मुझे लिख के बताओगे। उसके बाद मेंशन द फैक्टर, मेंशन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर। हाउ डज द चेंज इन प्रेशर अफेक्ट द वैल्यू, पीछे वो भी देखा है हमने। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उसका भी चार्ट बना के दिया है। रिलेट द टर्म्स रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका मैं आंसर लिख के देती हूं। उसके बाद फॉर द इक्विलिब्रियम, अब उन्होंने वेरियस इफेक्ट्स दिए हैं। BaSO4 गिव्स Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब एडिशन ऑफ Ba प्लस 2 से क्या होगा, अब अगर आपने यहाँ पे और ज्यादा Ba ऐड कर दिया तो यहाँ पे बहुत Ba हो गया, यहाँ पे कम हो गया, सो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। Ba प्लस का ज्यादा यूनिट्स डाल दिया, जैसे हमने देखा था यहाँ पे H2 का ज्यादा यूनिट्स डाल दिया तो रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड। यहाँ पे आपने Ba2 प्लस का ज्यादा यूनिट्स डाल दिया तो रिएक्शन इज मूविंग इन द बैकवर्ड। अब ये दो तुम दिमाग लगाओगे, नहीं आया तो कमेंट में मैं इसका आंसर बताऊंगी। उसके बाद रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, ये भी डेरिवेशन हमने देखा था, याद है क्या। Kp इज इक्वल टू, पीछे दिखाती हूं मैं, KcRT रेज टू डेल्टा n। उसके बाद स्टेट ले चैटरलियर्स प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मैंने आपको बोला है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती, रिएक्शन नेवर गोज टू इक्विलिब्रियम। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और हाउ मच रिएक्टेंट और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखो, थोड़ा डिसेंट लैंग्वेज रखेगा, और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड, और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, तो रिएक्शन का स्पीड कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो रिएक्शन का स्पीड दो चीजों से पता चलेगा, एक तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उससे, या तो कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है उससे। जैसे अगर क्लास में आपकी रिसेस चालू है, मुझे यही नहीं पता चल रहा रिसेस कब शुरू हुई, तो मैं आपकी टिफिन में देखूंगी, अगर बहुत सारा टिफिन बचा है, बहुत सारा टिफिन बचा है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है,
मतलब अभी अभी रिसेस हुई है। लेकिन अगर टिफिन में कुछ नहीं है, टिफिन में कुछ नहीं है, मतलब रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्टेंट खत्म हो गया मतलब बहुत टाइम हो गया, रिसेस शुरू हो गई। सो इफ द प्रोडक्ट इज मोर, इफ द प्रोडक्ट इज मोर, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन खत्म होते आई है, रिसेस खत्म होते आई है, इंटरवल खत्म होते आए। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा मतलब या तो ऐसे प्रोडक्ट ही बोलो कि आपके टिफिन में बिल्कुल कुछ नहीं बचा, यानी खाली है, कुछ नहीं बचा का मतलब क्या है कि रिएक्शन खत्म होने आई है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट द रेट इक्वेशन, यू शुड नो गाइस, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into O2 और इधर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KClO3 और वो 2 जाएगा पावर में। राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp एंड Kc, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू KcRT, अब ऊपर क्या जाएगा, इसका प्रोडक्ट 2 है, इसका प्रोडक्ट 2 है, डेल्टा n निकालना है ना, रेस टू डेल्टा n होता है, तो इसका प्रोडक्ट 2 है, 2 माइनस ये 3 प्लस इधर का 1 हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा -2। सो Kp इज इक्वल टू Kc, इधर आ जाएगा RT और पावर में आ जाएगा -2। कैसे क्या -2 लिखा मैंने, क्योंकि इसके सामने 2 है तो 2 आ गया, इसके सामने 3 प्लस 1 4 है तो 2 माइनस 4 -2। सो Kp इज इक्वल टू Kc, RT और पावर में हो जाएगा -2 और पावर में हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस है विच आई वांट यू टू प्रैक्टिस, बट रुको जाओ मत अभी, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स किधर है वो मैं आपको बोल रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स किधर है। ये देखो यहां से हम शुरू करते हैं, किधर है, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद 2 टाइप के चेंजेस हमने देखे, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पूरा डिफरेंस यहाँ पे लिख के दिया है, पीछे क्वेश्चन आया था ना, ये देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पूरा डिफरेंस लिख के दिया है जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम अलग अलग फेजेस में देखा, लिक्विड वेपर, फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का ये रहा स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे पीपीटी में 3 बार लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सिखाया, Kc कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हुए। फिर वही अगर हमको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस पी लगेगा। उसके बाद Kc और Kp के रिलेशन, Kc और Kp का रिलेशन ये रहा वो डेरिवेशन, Kc और Kp का रिलेशन उसके लिए ये रहा डेरिवेशन। चलो ये रहा Kc Kp का रिलेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाँ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, सेम फेजेस डिफरेंट फेजेस। फिर उसके बाद हाँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन में उसके यूनिट्स कैसे निकालने हैं वो हमने देखे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पीछे क्वेश्चन आया था ना, ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर ये रहे उसके एप्लीकेशन, ले चैटरलियर्स प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन आया था, ये रहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फिर यहां से शुरू होते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन। कुछ मैंने सॉल्व करके दिए, कुछ यू शुड सॉल्व, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। बट जाने से पहले एक रिमाइंडर, MVSAT आ गया है जो हो रहा है ऑनलाइन, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट करो। और आपको पूरे 1 शॉट मेरे मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 11 के बिल्कुल फ्री में, इसी चैनल पे। इफ यू गो ऑन द प्लेलिस्ट, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, और इफ यू क्लिक ऑन दैट प्लेलिस्ट यू विल गेट ऑल द 1 शॉट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स of Maharashtra State Board. And that is all for today, my dear students. See you all in the next video. But तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.